वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आप से मुलाकात करवाते हैं हम एक और एक्सप्रेसो हीरो की। आपको मालूम है पाकिस्तान में कुछ भी अच्छा करे और ख़ास तौर पे अगर कोई खातून अच्छा करे तो हमारी भरपूर कोशिश होती है कि न सिर्फ उनको बुलाया जाए, उनसे बात की जाए, उन्हें ट्रिब्यूट दिया जाए बल्कि उनकी जर्नी भी आप तक पहुँचाई जाए। भाई लातादाद ख़वातीन ऐसी हैं जो दुनिया भर में बेशुमार अच्छे काम कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ जेलम से ताल्लुक़ रखने वाली दुर्र नजफ़ मौजूद हैं। अब इनकी क्या खूबी है, क्या खसूसियत है? इनको 2 साल की उम्र में पोलियो हुआ और इनको स्कूल में दाखिला ही नहीं मिलता था इसकी वजह से, और फिर उन्होंने ऐसी हिम्मत की कि तालीम को जारी रखा। दुर्र नजफ़ का ये कहना है कि कॉलेज में मेरी क्लास दूसरी मंजिल पर थी तो मैंने कॉलेज इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त की कि मेरी क्लास निचली मंजिल पर शिफ्ट कर दें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। कि आफरीन है उस कॉलेज इंतज़ामिया पर, मतलब क्या बात है आपकी। और फिर वो पूरा 1 साल सहेलियों की मदद से क्लास में जाती रहीं, तमाम तर मुश्किलात से अपनी PhD मुकम्मल की, डॉक्टरेट की डिग्री ली और उसके बाद दुर्र नजफ़ अब जेलम में ही एक सरकारी स्कूल में बतौर टीचर मुलाजमत कर रही हैं। एंड आई होप कि जो रवैया उनसे उनकी यूनिवर्सिटी का था अब दुर्र नजफ़ का वो नहीं है अपने तलबा का। डेफिनेटली नहीं होगा। दुर्र नजफ़ हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। वेलकम टू एक्सप्रेसो दुर्र नजफ़, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो आपको सलाम है कि आपने इतने चैलेंजेस के बावजूद अपना जर्नी जारी रखा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी मोटिवेशन ख़त्म होने की वजह से वो कुछ अचीव नहीं कर पाते। सो ये आपको मोटिवेशन मिली कैसे और आपने अपने चैलेंजिंग सफ़र को किस तरह से जारी रखा? थैंक यू सो मच। मैं 2 साल की थी, जैसा कि आपने बताया मैं 2 साल की थी तो मुझे पोलियो का अटैक हो गया था, जिसके बाद मैं टोटली पैरालाइज हो गई थी। मतलब मैं अब आई कांट मूव माई बॉडी। फिर अब आहिस्ता आहिस्ता अपने वालिदैन की मदद से, अपनी विल से मैंने जो है मूव करना शुरू किया। फिर मेरी आगे बढ़ते बढ़ते मैं 5 साल की हुई, मेरी तालीम का सिलसिला शुरू होने वाला था। मेरे पेरेंट्स उस टाउन के सब स्कूल्स में गए। उन्होंने वहाँ पे कहा कि ये तो जिस्मानी तौर पे माजूर हैं, ये मैनेज नहीं कर सकेंगी, आप इनको किसी जो स्पेशल अफराद का स्कूल है उसमें एडमिशन करवाएं। एंड दिस इज लाइक 1985। सो वहाँ पे उस वक्त कोई स्पेशल अफराद का स्कूल नहीं था। तो मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान हुए। करते करते मुझे एक वहाँ पे एक स्कूल था मॉडल क्रिश्चियन, उन्होंने मुझे एडमिशन दिया, मेरे तालीमी सफ़र का आगाज़ हुआ। मैंने बहुत सी हर्डल्स जो हैं वो फेस की, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और मैंने इसलिए हिम्मत नहीं हारी कि अल्लाह की तरफ से ये आजमाइश थी और मुझे इस पे पूरा उतरना था, बीइंग अ मुस्लिम भी। और मेरे पेरेंट्स ने इसमें मेरी बहुत हेल्प की, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में। मैं जो है उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अगरचे बहुत हेल्प भी हो, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड्स आपके साथ हों, बैकअप सपोर्ट हो, लेकिन एक इंटरनल जो अल्लाह की तरफ से आपके अंदर कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं आपको पिंच कर, कहीं ना कहीं व्हेन यू सी द पीपल अराउंड, तो नजफ़ बंदे के जहन में ये ज़रूर आता है कि काश मैं भी ये कर सकता। एक तो क्या वो कमी आपके जहन में आती रही, और ये सवाल मैंने इसलिए किया है, कतन वो कमी जानना मकसद नहीं है, उसको ओवरकम कैसे किया? जब ऐसी कोई फील आपके जहन में आई तो आपने कैसे अपने आप को उस कमी से, उस एहसास से निकाला? क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि आपको देख रहे होंगे, आपको देख रहे हैं। इनफैक्ट हो सकता है कोई ऐसी बात ऐसी आपकी कही भी उनको बड़ा हौसला दे। सर, इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कभी कमी का एहसास मुझे होता था तो वो मुआशरे का जो रवैया था। मैं अब आपको एक इसकी छोटी सी मिसाल देती हूँ। मैं एग्ज़ाम के लिए गई, BPSC के एग्ज़ाम के लिए। तो वहाँ पे मैं जब पेपर देकर वापस आ रही थी अपनी वालदा के साथ, तो दोनों साइड पे लाइन थी लोगों की, और उस मजमे में मुझे आवाज़ आ रही थी मुझे देख के, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब आप बताएं कि एक बंदा जब गुजर रहा हो और वो ये देख रहा हो कि आपको अस्तगफिरुल्लाह कहा जा रहा है, तो एक इंसान क्या फील करेगा? उसको कमी का एहसास होगा, वो अल्लाह से ये जरूर सवाल करेगा कि व्हाई मी। यानी आपको खुद शायद उस कमी का एहसास ना हो, लेकिन इर्द गिर्द वाले लोग आपको बार बार वो याद कराते हैं और आपने इसको ओवरकम किया। ये आपकी बाहिम्मत होने का एक सबूत है कि आपने इस तरह से इस चीज़ों को और इन आवाज़ों को इग्नोर करके आप आगे बढ़ती रही। तो जब आप चूँकि एज ए टीचर काम कर रही हैं, ऑब्वियसली हमने जिस तरह से आपके कॉलेज का जिक्र किया, बहुत सारी ऐसे और भी वाक़यात होते होंगे। एज अ टीचर आपने कभी इस तरह का कोई रवैया फेस किया, या आपको आपके स्टूडेंट्स अब विद द टाइमिंग, ऑब्वियसली जिस टाइम से आप अब आई हैं यहाँ पर, कुछ एक्सेप्टेंस है, आपने देखा है? और ओवरकम कैसे किया वो भी बताइए हमें।
सर मैं आपको बताऊं, एक लंबी दास्तान है। मतलब अगर जॉब कोई ले ले, मैंने जॉब में भी बहुत कुछ फेस किया, डिस्क्रिमिनेशन होती है। मुझे एक्चुअली रूम नहीं दिया जाता था। कैन यू बिलीव दिस के मैं जब यहाँ पे अपॉइंट हुई स्कूल में, मेरे पास कोई रूम नहीं था। मतलब फिर ये हुआ कि गवर्नमेंट ने ये मतलब मस्ट कर दिया कि रूम्स में क्लासेस होंगी, बच्चे नीचे नहीं बैठेंगे। मैं नीचे बैठ के क्लास, मतलब बच्चे क्लास ले रहे होते थे। ये मैं बात कर रही हूँ 2009 की। तो उसके बाद जब ये सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुई तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हुई। और मैं अगर अपने तलबा की बात करूं, अपने साथी जो मेरे कोलीग्स हैं उनकी बात करूं, वो बहुत हेल्पफुल हैं। मेरे तलबा मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। दिस इज 2022। बट मैं ये कहूँ कि अभी भी माशरे में ये ज़रूरत है कि हम लोगों को एक्सेप्ट किया जाए। हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं आप जैसे और एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं, आई मस्ट से आप बहुत खास लोग हैं। हम लोग नॉर्मल होने के बावजूद भी वो नहीं कर सकते जितना आप कुदरती तौर पे कुछ कमी होने के बावजूद कर जाते हैं। तो आई वुड कॉल यू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। इनके लिए क्या एक्सपेक्ट करती हैं आप? एक तो माशरती रवैये हैं, उसके अलावा कुछ और ऐसे इक़दाम जो आप एक्सपेक्ट करती हैं दुर नजफ़, सोशली जो बेहतर कर सकते हैं हमारे रवैये आप लोगों की जानिब? हाँ जी, हमें सबसे पहले तो मैं तालीम की तरफ ही आऊँगी, क्योंकि हमें इन अफराद की तालीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा, इनके बारे में पॉलिसीज़ बननी चाहिए, जो कि पॉलिसीज़ उस तरह 3% कोटा हमारा ये कह दिया गया है कि 3% कोटा है, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। मतलब उसको इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। ऑल्दो वो होता है लेकिन नॉट इन दैट सेंस। मतलब इट शुड बी क्लियर एजुकेशन में। अब मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी जगह मुझे जाना होता है तो मैं सबसे पहले ये दिमाग में लाती हूँ कि वहाँ सीढ़ियाँ तो नहीं होंगी, क्या मुझे सेकंड फ्लोर आना पड़ेगा? मैं क्या करूँगी? मैं शॉपिंग नहीं कर सकती किधर भी अपने एरिया में, मैं शॉपिंग नहीं कर सकती। मुझे चूज करके जाना होता है। मुझे पहले ये देखना होता है कि मेरे लिए वो एक्सेसिबल है या नहीं। तो आप खुद बताएं कि एक बंदा कैसे तालीम हासिल करेगा। रैम्प्स कोई ले लें, आप देखें कि आप किसी डिसेबल से पूछ लें, माजूर अफराद से पूछ लें कि एक रैम्प को कैसे होना चाहिए। आप रैम्प्स को देखें, अगर बैंक्स की रैम्प्स को देखें, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आई गेस कहीं पे भी अगर कोई नई बिल्डिंग बनती है, कोई नई पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होती है, कोई नया इदारा बनता है, तो उसको खास तौर पे ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाए। आपको पता है ये कंपल्जन है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पाकिस्तान में इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। और हम बहुत सारे कुछ ऐसे रैम्प्स भी मैंने देखे हैं जहाँ पे आप आम बंदा इमेजिन नहीं कर सकता कि इस रैम्प के ऊपर व्हील चेयर या एक डिफरेंटली एबल पर्सन किस तरह से जा सकता है। इसके अलावा दुर नजफ़, ऑब्वियसली आपने जैसे कहा कि पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। आपको लगता है कि इसको जैसे आपने कहा कि आपने जब एडमिशन लिया है, आपके पेरेंट्स मुख्तलिफ स्कूल्स में जाते थे, तो आपको एक बात थी कि जी ये डिफरेंटली है, एबल्ड इंसान है तो इसके लिए अलग स्कूल है या उस तरह। आपको लगता है कि जो स्कूलिंग है या एजुकेशन सिस्टम है वो मर्ज होना चाहिए? इन तमाम लोगों को एक ही तरह का एजुकेशन सिस्टम, एक ही क्लासरूम्स में बैठ के पढ़ना चाहिए? जी, यही मैं उस वक्त भी फेस किया था कि मेरे वालिदैन चाहते थे कि मैं एक नॉर्मल स्कूल में पढूं, बिकॉज मैं चल नहीं सकती थी। बाकी मतलब आई कैन मैनेज एवरीथिंग। सो मैं ये चाहती हूँ कि ये अफराद नॉर्मल लोगों का अपने आप को नॉर्मल फील करें। अगर आप हमें अलग रख कर करेंगे या हमारा एक अलग ग्रुप बना देंगे तो दिस इज नॉट गुड फॉर अस। हमें उसी तरह नॉर्मल लिया जाए। वो जो पहली नजर है वो ऐसी हो कि वो एक्सेप्टेंस वाली हो। राइट, दुर नजफ़, इन दी एंड हर शख्स की ज़िंदगी में एक इंसान होता है। आप जैसे जिन लोगों की स्टोरी होती है उनमें एक इंसान ऐसा ज़रूर होता है जिसको वो बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हैं अपनी उस कामयाबी का, अपनी हिम्मत के अलावा। ये क्रेडिट आप अपने अलावा किसको देंगी अपनी ज़िंदगी में जिन्होंने आपको? मैं अपने वालिदैन को दूंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे वाक़यात हैं। मतलब अब मैं अगर शुरू करूं तो पूरी किताब ही लिख दूं। उसमें मेरी वालदा उन्होंने हर लम्हा मेरा साथ दिया। कभी मेरी व्हीलचेयर टूट जाती थी, कभी कुछ, बहुत सारे वाक़यात हैं तो उनकी एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने, उनके चेहरे पे मैंने कभी दुख नहीं देखा, मैंने कभी दुख नहीं देखा। तो मेरी पेरेंट्स और आपके लिए किताब लिख दूं, आप किताब लिख दें, ये हमारा मशवरा है आपको। लिखें अपनी इस जर्नी के बारे में। वी बिलीव इससे बहुत फ़ायदा लोगों का। दुर नजफ़, इट्स सच एन ऑनर टू टॉक टू यू। PhD हैं,
बचपन में इनको पोलियो ने आ लिया, लेकिन PhD इन्होंने किया, जिससे दो सबक मिलते हैं। एक तो अगर आपको माजूरी आल है उसको कमज़ोरी ना बनने दें, आप कर सकते हैं। और दूसरा ये कि माशरे के अंदर ऐसे अफराद को, ये डिफरेंटली लोग हैं, अगर आपको बाज़ाहिर कोई शख्स माजूर नजर आए, अस्तगफिरुल्लाह ना कहें, वो PhD है, ही इज़ मोर देन हम हमसे बहुत बेहतर है, उनकी इज्जत करें। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें माशरती रवैयों को बदलने की इन अफराद की तरफ, तभी हम एज ए सोसाइटी एक्सेल करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम अभी इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आ रहे हैं।